मथुरा से बड़ी खबर है। मथुरा में 4 कारों में लगी अचानक से आग। सड़क किनारे खड़ी 4 कारों में भीषण आग लगी है। कारों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। वजह साफ नहीं है आग लगने की। मथुरा में सौख अड्डा के पास कारों में आग लगने की तस्वीर आपके सामने है। आग किस वजह से लगी, स्थिति अभी साफ नहीं है। मथुरा में 4 कारों में भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क किनारे 4 कारें खड़ी थी, अचानक से आग लगी। श्रावस्ती से भी बड़ी खबर है। श्रावस्ती में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार शख्स की मौके पर ही मौत की खबर। श्रावस्ती के भिनगाम सिरसिया मार्ग पर यह हादसा हुआ। श्रावस्ती में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और बड़ी जानकारी है कि मोटरसाइकिल सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। श्रावस्ती के भिनगा सिरसिया मार्ग पर यह हादसा हुआ है और मोटरसाइकिल सवार शख्स की पहचान भी हो चुकी है। परिवार में कोहराम है। हादसे के बाद श्रावस्ती से बड़ी खबर। श्रावस्ती के भिनगा सिरसिया मार्ग पर यह हादसा हुआ और घना कोहरा यहां पर कोहरे की वजह से ही हादसा बताया जा रहा है। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को टक्कर मारी और मौके पर ही शख्स की जान जाने की खबर है। बिजनौर से भी बड़ी खबर है। घने कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर भी हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 मजदूरों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर बिजनौर से। घने कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर भी हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद जानकारी है कि हादसे में बाइक सवार 2 मजदूरों की जान चली गई है। थाना नजीबाबाद के समीपुर कोटद्वार मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बाइक सवार को कार ने रौंदा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बस्ती से अगली खबर। बस्ती में दबंग की फायरिंग में 12 साल का बच्चा घायल हो गया। अंशु दुबे नाम के शख्स पर फायरिंग का आरोप लगा है। अंशु दुबे पर रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग का आरोप है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की पड़ताल जारी है। बस्ती के कैथवलिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अंशु दुबे आरोपी का नाम। बस्ती में दबंग की फायरिंग में 12 साल का बच्चा जख्मी हो गया। अंशु दुबे नाम के शख्स पर फायरिंग का आरोप है और रंगदारी नहीं देने पर यह कहा जा रहा है कि अंशु दुबे ने फायरिंग की। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर बनी है। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। बस्ती के कैथवलिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग का आरोप है। अंशु दुबे आरोपी का नाम। गोली लगने से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी में निकाय चुनाव पर कुछ ही देर में तस्वीर साफ होने वाली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कुछ ही देर में फैसला संभव है और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। यूपी में निकाय चुनाव पर कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। सस्पेंस खत्म होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कुछ ही देर में फैसला यहां से संभव है। 24 दिसंबर को दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी दलील रखी थी। 12 दिसंबर से यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक है और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद फैसला संभव। यूपी में निकाय चुनाव कब होंगे, तारीखों पर जो सस्पेंस बना हुआ है, इसको लेकर ये बड़ी खबर है कि कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। फैसला संभव है और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, रिजर्व रखा था और अब से कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ होगी, सस्पेंस खत्म होगा और निकाय चुनाव की तारीखें क्या होंगी, तारीख क्या होगी, इसको लेकर पर्दा उठने वाला है। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। उनके पास क्या जानकारी है ये जान लेते हैं। विवेक, देखिए कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ होने वाली है। सस्पेंस जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज अपना फैसला किस वक्त सुनाएगी, कोई अपडेट मिल पा रही है क्या विवेक? देखिए दीपा, याचिकाकर्ता पहुंच चुके हैं कोर्ट और उनके वकील भी पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार के वकील भी पहुंच चुके हैं। डबल बेंच में सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में डबल बेंच के जो दोनों न्यायाधीश हैं वो भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुनवाई हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, आज फैसला आना है। तो डबल बेंच के दोनों वकील हैं, याचिकाकर्ता हैं और न्यायाधीश सब कोर्ट आने वाले हैं। कुछ लोग आ चुके हैं और 11 बजे से ये माना जा रहा था कि डबल बेंच बैठ जाएगी। हालांकि 11 बज रहा है, कुछ समय बाकी है और 11 से 12 के बीच में ये किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। चूँकि शनिवार को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, बहस पूरी हो चुकी थी और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था
आज फैसला सिर्फ पढ़ना है, लिखा पढ़ी में सब हो चुका है, सिर्फ डबल बेंच को पढ़कर फैसला सुनाना है। मुश्किल से 5-7 मिनट का समय इसमें लगेगा और उसके बाद ये फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। ये पता चलेगा कि चुनाव की क्या स्थिति रहेगी, निकाय चुनाव की क्या आयोग का गठन होगा। जिस कमीशन की बात कही जा रही है ओबीसी आरक्षण के लिए, क्या कमीशन गठित किया जाएगा? अगर कमीशन गठित करने पर सहमत हो जाता है आज हाईकोर्ट और आदेश दे देता है, तो राज्य सरकार को अधिकारियों का, रिटायर्ड अधिकारियों का या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, उनका एक कमीशन बना के एक उनके निर्देशन में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जांच करेगी कि जो आरक्षण व्यवस्था है ओबीसी को लेकर अलग अलग पदों पे, उस आरक्षण का प्रोपोर्शन क्या है, उसको कैसे जस्टिफाई करना है और किस जगह पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी जगह जहां उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, इसलिए हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो, कुछ ऐसी सीटें हों जहां पर फ़ायदा लेने के लिए आरक्षण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। सबसे खास बात यह है कि प्रोपोर्शन क्या होगा, परिसीमन हो चुका है। चूँकि नगर निकाय कुछ बड़े हैं, कुछ नगर पंचायतें बड़ी हैं और नगर निगम भी बड़े हैं, इसलिए और कई वार्डों का परिसीमन हुआ है, यानी कुछ जगह काटी गई हैं, कुछ नए स्थान, नए मोहल्ले जोड़े गए हैं। उसमें जो आरक्षण का कोटा होता है वो गड़बड़ाया हुआ है, उस कोटे को संतुलित बैलेंस किया गया है या नहीं किया गया है। ये सारे जो जांच है, सारी जांच करेगा कमीशन और अपनी संस्तुतियां देगा, यानी अपनी एक सिफारिश करेगा राज्य सरकार से। उसके आधार पर एक आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण की नई व्यवस्था, नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, शुरू की जाएगी। इस पूरे जो प्रक्रिया है उसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है और उसके बाद जब चुनाव होगा, यानी अधिसूचना जारी होगी, तारीखों का ऐलान होगा, उस तारीखों का ऐलान यानी नामांकन से लेकर परिणाम आने तक, रिजल्ट आने तक 35 से 40 दिन का वक्त लगेगा। पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की पूरी प्रक्रिया में 35 से 40 दिन, यानी अगर हम बात करें तो कमीशन की अपनी जो प्रक्रिया है उसमें 15 दिन का समय और उसके बाद 35 से 40 दिन का समय, लगभग 2 महीने का समय ये लगेगा। अगर कमीशन के गठन की बात आज हाईकोर्ट आदेश दे देता है राज्य सरकार को, तो चुनाव अप्रैल तक खिसकने की पूरी संभावना है कि अब अप्रैल में ही होंगे। अगर हाईकोर्ट कहता है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसी में या सारी सीटें, जितनी भी सीटें हैं वो सब सामान्य कर दी जाए। सामान्य करने का एक लाभ ये होगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिला हो, ओबीसी हो, सब उस पर लड़ सकते हैं अगर सामान्य सीट हो जाती है। तो अगर सामान्य सीट हाईकोर्ट कह देता है तो ये तुरंत, यानी आज से कल तक अधिसूचना लागू हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये 2 संभावनाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि इन्हीं 2, जो राजनीतिक लोग हैं या हाईकोर्ट के जो वकील हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वो भी इन्हीं 2 संभावनाओं की बात कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट ये कह देता है कि कमीशन का गठन किया जाए तो अप्रैल, और हाईकोर्ट ये कह देता है कि सारी सीटों को सामान्य कर दिया जाए तो फिर चुनाव आज या कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये 2 चीजें कुछ देर में इन दोनों प्रबल संभावना कमीशन गठन की है। बिल्कुल दीपा, क्योंकि जितने भी जो बहस हुई थी शनिवार को, दोनों पक्षों की बहस हुई थी, उसमें जो याचिकाकर्ता पक्ष है उन्होंने तमाम राज्यों का हवाला दिया था, वहां पर जो इस तरह के केस हुए थे ओबीसी आरक्षण को लेकर उनका हवाला दिया था और उसमें भी कमीशन के गठन की बात कही गई थी। यानी अन्य राज्यों में जब ये ओबीसी आरक्षण का फार्मूला गड़बड़ाया था तब कमीशन के द्वारा उसको निर्धारित किया गया था। तो आयोग के गठन की बहुत प्रबल संभावना है कि आज आयोग के गठन की ही बात करेगा। चुनाव टलना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ये अच्छे साइन नहीं है, लेकिन अगर टलता है तो 2 से 3 महीने के लिए, यानी 30 जनवरी को पूरे निकायों का जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा। पहली बैठक से कार्यकाल माना जाता है, तो 30 जनवरी जब पहली बैठक हुई होगी 5 साल पहले, तब वो 30 जनवरी तारीख है, यानी उसके बाद से प्रशासक काल लागू हो जाएगा। उसके बाद सारे निकाय और उनके जो निगम हैं उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, महापौर और पार्षदों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, चेयरमैन के अधिकार छीन लिए जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं नगर निगम के जो नगर आयुक्त होते हैं, निकायों के जो अधिकारी होते हैं, अधिशासी अधिकारी, उनके पास सारे अधिकार आ जाएंगे। यानी कोई भी विकास कार्य जो भी होगा, सड़क बनाने से लेकर जो तमाम बैठकें होती हैं, चाहे शहर के विकास की जो भी मुद्दा होगा, उसके लिए सीधे नगर आयुक्त जिम्मेदार होंगे और वो अपने स्तर से कर सकेंगे। इसके लिए ना कार्यकारिणी की बैठक की ज़रूरत होगी, ना बोर्ड में कोई प्रस्ताव लाना होगा। चूँकि सदन नहीं चलेगा तो बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में 2 से 3 महीने नगर आयुक्तों के पास सारे अधिकार चले जाएंगे और वो पूरी जो विकास की प्रक्रिया है, विकास के काम हैं, उनको बिना किसी सहमति के अपने स्तर से उसको अनुमति दे सकते हैं कि वो काम किया जाए। उसका बजट पास कर सकते हैं, उसका जो
टेंडर है वो सारा प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये सारे अधिकार नगर आयुक्त के पास चले जाएंगे। अगर कमीशन के गठन की बात कहता है हाईकोर्ट तो, और अगर हाईकोर्ट इस बात पे राजी हो जाता है कि सारी सीटें सामान्य कर दी जाए, तो हो सकता है कि आज या कल या अगले 2 दिन में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, अधिसूचना लग जाए। तो ये बहुत सारे राजनीतिक दल आज इंतजार कर रहे हैं कि ध्यान में रखकर के फैसला सुनाया जाएगा। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। कोई भी हलचल वहां पर हो तो तुरंत हमें बताइएगा, आपका रुख करेंगे और जानकारी सबसे पहले दर्शकों को हम देंगे। आप रहे हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ सकती है मुश्किल। कानपुर में इरफान सोलंकी की संपत्ति की पहचान शुरू। इरफान सोलंकी की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई होगी और इरफान सोलंकी के करीबियों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। इरफान के साथ जमीनों का काम करने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और पुलिस की लिस्ट में शहर के कई बड़े बिल्डर्स और कारोबारियों के नाम हैं पुलिस के पास, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल बढ़ सकती है। कानपुर में इरफान सोलंकी की संपत्ति की पहचान शुरू हो गई है और इरफान सोलंकी की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और सोलंकी के करीबियों पर भी पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। इरफान के साथ जमीनों का जो काम करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस की लिस्ट में शहर के कई बड़े बिल्डर्स के नाम है, ये खबर है, और साथ ही कई कारोबारियों के नाम भी शुमार हैं। ये बड़ी खबर, इरफान सोलंकी की मुश्किल आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकती है। जेल में इस वक्त वो हैं और बाहर देखिए कार्रवाई शुरू होने वाली है। इरफान सोलंकी की संपत्ति को जब्त करने की जो कार्रवाई है वो जल्द ही शुरू होगी और ये कहा जा रहा है कि करीबियों पर भी पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है। करीबियों पर भी शिकंजा पुलिस कसेगी। इरफान के साथ साथ जमीनों का जो काम करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की तैयारी पुलिस कर रही है। पुलिस ने एक पूरी सूची तैयार की है, पूरी लिस्ट पुलिस के पास है जिसमें शहर के कई बड़े बिल्डर्स के नाम हैं और कई कारोबारियों के नाम भी हैं। ये बात निकल करके बाहर आ रही है। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति आज कुर्क होगी। अल्लाहपुर इलाके में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के मकान कुर्क किए जाएंगे। भदोही जिले में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई होनी है। भदोही पुलिस प्रयागराज पहुंचेगी और वहां पर जाकर के कुर्की की कार्रवाई होगी। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम ये मकान है, खबर ये मिल रही है और आज कुर्क वाली कार्रवाई होने वाली है। प्रयागराज से बड़ी खबर, पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति आज कुर्क होगी, ये बड़ी जानकारी है। अल्लाहपुर इलाके में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के मकान की कुर्की होगी, ये जानकारी। और भदोही जिले में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है। भदोही की पुलिस प्रयागराज पहुंचेगी और प्रयागराज में जाकर के कुर्की की कार्रवाई वहां पर की जाएगी। कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। बाहुबली पर कुर्की वाली कार्रवाई होनी है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति कुर्क होगी, ये आप जान लीजिए। और प्रयागराज में विजय मिश्रा के भतीजे मनीष की संपत्ति आज कुर्क होने वाली है, ये कार्रवाई शुरू होगी। अल्लाहपुर इलाके में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के मकान की कुर्की होने वाली है और साथ ही साथ भदोही जिले में दर्ज जो गैंगस्टर का एक्ट है उसी के तहत ये कार्रवाई होनी है। और साथ ही भदोही पुलिस प्रयागराज पहुंचेगी और वहां पर जाकर के कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर ये अल्लाहपुर इलाके में मकान है, ये जानकारी मिल रही है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति कुर्क होने वाली है और ये जानकारी, जो मकान कुर्क होगी वो विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर है, ये जानकारी मिल रही है। और अल्लाहपुर इलाके में देखिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के मकान की कुर्की होने वाली है। कीमत 8 करोड़ से ज्यादा की है। हापुड़ से खबर, हापुड़ में चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई पुलिस की। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा, जिंदा कारतूस, 1 क्विंटल बिजली के तार को बरामद किया। मुठभेड़ में घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुलबहार और सुहेल नाम के 2 बदमाश 12 नवंबर और 26 दिसंबर को थाना बाबूगढ़ में बिजली के तार की चोरी इन्होंने की थी। पुलिस इन दोनों की तलाश लगातार कर रही थी। चेकिंग के दौरान जब सामना हुआ तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गुलबहार पुत्र नासिर तथा सुहेल पुत्र सरताज पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 कारतूस, 2 खोखा कारतूस व 1 कुंटल चोरी का तार बरामद हुआ है।
अमरोहा से अगली खबर है। अमरोहा में लूट के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस अधीक्षक आदित्य ने भारी पुलिस फोर्स के साथ बाजार में फ्लैग मार्च निकाला, व्यापारियों और आम जनों को सुरक्षा का भरोसा दिया, बाइक सवारों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अमरोहा सदर कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यापारी से लूट के बाद लोग दहशत में हैं, जिसके बाद से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल करके लोगों को सुरक्षा का भरोसा यहां पर दिया है। लूट के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। अधिकारी खुद सड़कों पर निकले, फ्लैग मार्च यहां पर किया गया और आम लोगों में जो डर है, जो दहशत है बदमाशों को लेकर, उसे दूर करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और सुरक्षा का भरोसा व्यापारियों को भी दिया गया है, आम लोगों को भी दिया गया है। लगातार लूट के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में डर तो है ही, साथ में गुस्सा भी है। उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास विभाग लगाएगा चौपाल, बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वाराणसी से ग्राम चौपाल की शुरुआत होगी, ये जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, प्रत्येक शुक्रवार ग्राम विकास विभाग करेगा ग्राम चौपाल। काशी के लाडले सांसद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बाबा विश्वनाथ जी के धाम काशी से 30 दिसंबर शुक्रवार को इसकी शुरुआत होगी। श्री गणेश चौपाल में मौजूद रहूंगा और गांव की समस्या गांव में समाधान हो जाएगा। 30 दिसंबर को शुक्रवार का दिन है और उसी दिन इसका श्री गणेश होगा, ये कहा है। और उन्होंने कहा कि इस चौपाल का हिस्सा वो खुद भी बनने वाले हैं। लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर, सपा कार्यालय के बाहर ओपी राजभर के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं। सपा कार्यालय में एंट्री बैन को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को सपा कार्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। समाजवादी युवजन सभा की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। इसे लेकर लखनऊ से खबर, सपा कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं। सपा कार्यालय में एंट्री बैन को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को सपा कार्यालय में एंट्री नहीं दी जाएगी, इसको लेकर पोस्टर चिपकाए गए हैं। समाजवादी युवजन सभा की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में एंट्री बैन को लेकर ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगे हैं। लखनऊ से खबर, सपा कार्यालय में एंट्री बैन को लेकर ये पोस्टर चिपकाए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर सपा कार्यालय में समाजवादी युवजन सभा की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसका मकसद क्या है, जान लेते हैं। विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। विवेक, समाजवादी युवजन सभा की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, क्या कुछ लिखा गया है, क्या इसका मकसद हो सकता है? देखिए, बड़ा रोचक पोस्टर है और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच तकरार चल रही है, वाकयुद्ध चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। उसके बाद ये पोस्टर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सुबह ये पोस्टर नजर आया, समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के ठीक बाहर पोस्टर लगाया गया है समाजवादी युवजन सभा की तरफ से और इसमें लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी में कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। बड़ा रोचक पोस्टर है और इसके आसपास, पोस्टर के आसपास देखने वालों की, सेल्फी लेने वालों की, वीडियो बनाने वालों की भीड़ लगी हुई है। और ओम प्रकाश राजभर के दल से टूटे हुए, यानी सुभाषपा से टूटे हुए कुछ लोग बीते दिनों सपा के मुख्यालय पर देखे गए थे। वहां पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और उदयवीर सिंह उनको लेकर आए थे। इस बात को ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने उसका वीडियो भी बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और आरोप लगाया था कि सुभाषपा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लोग आए हैं टूटे हुए सुभाषपा से, वो दगे हुए कारतूस हैं। ये वाकयुद्ध काफी समय, लंबे समय से चल रहा था। चुनाव के समय, जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी, विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले जब शुरुआत हुई थी, प्रचार हो रहा था, तब भी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि वो एसी रूम से नहीं निकल रहे हैं, एसी रूम से निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे और जब तक एसी रूम में बैठे रहेंगे ये चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसी बातों को लेकर जो खटास पैदा हुई, गठबंधन में दरार पड़ी, उसके बाद भाजपा अलग हुई, ओम प्रकाश राजभर अलग हुए और अलग रह के भी उन्होंने अपने शब्द बाण, अपने तंज कसने अखिलेश यादव के प्रति नहीं छोड़े। और अब इतनी दूरी हो चुकी है कि दोनों पक्ष यानी समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर उन पर हमला करते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, उनके बारे में तमाम जो जहर भुजी बातें होती हैं वो कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी कमेंट करते हैं। तो ये चल रहा है और अब जो रिश्ता है वो इतने बुरे दौर में जा चुका है कि आज पोस्टर भी लग गया उसका, ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी कार्यालय में
प्रवेश प्रतिबंधित है और इस बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया क्या होगी, सब इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पर रिएक्शन क्या रहेगा ओम प्रकाश राजभर का, इसका अब इंतजार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।